Good morning, students. Today we are going to start our lecture number 2 of alcohols, phenols, and ethers. In the previous lecture, I have described you about the preparation methods of the alcohols. And in this lecture, we will describe the properties of alcohols. तो सबसे पहले तो बेटे alcohols जो ROH है, उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन से ज्वाइंटेड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से ज्वाइंटेड जरूर है, but it is not highly acidic. It is slightly acidic and moreover it acts as a Lewis base क्योंकि ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। of alcohols. Number first, with active metals. Active metals में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इन सब के साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है। बिकॉज द एक्टिव मेटल्स आर हाईली बेसिक, तो वो इसके स्लाइटली एसिडिक करेक्टर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई भी अल्कोहल लूं, उसकी सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्शन करूं, तो इट विल फॉर्म RONA प्लस हाफ H2, ये हाइड्रोजन रिलीज कर। बेटे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक आध दो एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 OH, इसकी आप कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर 2 मोल लेने पड़ेंगे बेटे, बन जाएगा CH3 CH2 O का होल ट्वाइस Ca प्लस H2 निकल जाएगा। मैं कोई और ले लूं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले, आइसो प्रोपाइल एल्को 3 मोल ले लेते हैं। एल्युमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन कीजिए, इट विल फॉर्म CH3 C CH3 O का होल थ्राइस Al, it will एल्युमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड। ये रिएजेंट आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये एक्टिव मेटल्स, और यहां पर हमारे पास क्या निकल जाएगा, 3 है तो 3/2 H2। तो एक्टिव मेटल्स के साथ मेरे बच्चों अल्कोहल रिएक्शन शो करता है और ये एसिडिक प्रॉपर्टी है इसकी। तो अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, बहुत स्लाइट एसिडिक है। यही इनकी डिफरेंस है फिनॉल्स के साथ, इसलिए फिनॉल्स को एरोमेटिक अल्कोहल्स नहीं कहा जाता। फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। फिनॉल हाईली एसिडिक है, अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक है, ध्यान रखिएगा इस बात। और किसके साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है? कुछ रिएक्शंस तो हम लोग पहले से ही बेटे पढ़ चुके हैं, तो उनको सिर्फ याद करते हुए चलेंगे। जैसे विद PCl5 PCl3 SOCl2, इनके साथ रिएक्शंस। तो मेरे हिसाब से इनके साथ रिएक्शन आपको बेटा अभी मैंने पिछला एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया है, और इनके साथ आपको रिएक्शन याद होगा इसका। जैसे मैं
रिएक्शन PCl5 के साथ कराऊं तो कोई भी RCH2OH, और अगर बेटा उसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराएं तो आई विल गेट RCH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है ना, एसिड रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो कि यहाँ पर पॉसिबल हो जा रहे हैं। इसी तरीके सिमिलरली हम PCl3 के साथ या SOCl2 के साथ डार्जन प्रोसेस में हम लोग इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे कि हम करा रहे हैं RCH2OH 3 मोल लेते थे बेटे, PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बन जाता था बेटे, RCH2Cl प्लस H3PO3। समझ बता गई नहीं? तो ये जो है ये रिएक्शंस हम लोगों ने 3 मोल बन जाएगा। हम लोगों ने ये रिएक्शंस अभी अभी पढ़ी। इस तरीके से डार्जन प्रोसेस याद करो, एक मैंने आपको डार्जन प्रोसेस पढ़ाई थी। तो अगर मैं डार्जन प्रोसेस SOCl2 के साथ क्या ले लेते थे, RCH2OH प्लस SOCl2, SOCl2 का क्या नाम था, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ हम लोग कराते थे, क्या बन जाता था बेटे, RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। मैंने आपको ये बताया था कि इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkyl chlorides because the byproducts SO2 and HCl both are gases and they quickly evolved off from the reaction mixture। इस रिएक्शन को पायरिडीन की प्रेजेंस में कराओगे तो SN2 हो जाएगी, इस रिएक्शन को पायरिडीन की एब्सेंस में कराओगे तो SNI हो जाएगी। और इन दोनों की हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया है एल्काइल हैलाइड वाले वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करा सकते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। हम लोग एक रिएक्शन करा सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये रिएक्शंस हम लोगों ने डीपली डिस्कस की हैं एल्कीन, E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। याद दिला रहा हूं, याद करते रहिए। देखिए पहला केस, फ्रॉम या विद कंसंट्रेटेड H2SO4, दो रिएक्शंस होती थी। पहली देखिए, मैं एक ले लेता हूं CH3CH2OH। अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराता हूं तो ये रिएक्शन एसन रिएक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। और उस केस में हम लोगों को 2 मोल लेने पड़ते हैं और वी विल गेट डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, और ये रिएक्शन हमारी एसन रिएक्शन, ये याद रखिए। ये मैंने उधर भी समझाई थी, इधर भी आपको याद दिलाई दे रही। और अगर एल्कीन में, मैंने बेटा इसको डीपली डिस्कस किया है आपके साथ, एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं इसकी 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा लूं तो ये बीटा एलिमिनेशन हो जाता है और हमको इथाइलिन मिल जाता है। डिहाइड्रेशन है, दोनों ही केसेस में वाटर का रिमूवल होगा। ये एसन रिएक्शन है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा था, एक E1 में और एक E2 में। इट इज ए
बीटा एलिमिनेशन। कैसी कैसी हो सकती है, इवन हो सकती है, E2 हो सकती है। बात समझ में आ रही? बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं, देखिए ये कोई एल्कोहल है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कार्बन बीटा कार्बन, ये भी कार्बन बीटा कार्बन। जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिएक्शन कराते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, मेजर प्रोडक्ट में हमको सेटजेफ प्रोडक्ट मिलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो ये क्या बनता है हमारे पास, सेटजेफ। और यही प्रोडक्ट क्या होता है हमारा इस केस में, मेजर प्रोडक्ट। सेटजेफ रूल क्या था बच्चों, हाइड्रोजन रिमूव्स फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बाद में मैंने आपको ये बताया था कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म जब खोजी गई तो ये पाया गया कि सेटजेफ का काम अधूरा था। सेटजेफ को हाफ नॉलेज थी, उसको मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसलिए कंप्लीटली सेटजेफ रूल यहाँ पे काम हर जगह नहीं करेगा। और यहाँ पर या तो जो है अगर हम लोग E1 कराएंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर हम लोग E2 कराएंगे तो हमको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। तो इस केस में हम लोगों ने जो दूसरा भी प्रोडक्ट था उस बीटा से भी निकल सकता है, जो कि माइनर प्रोडक्ट था, और उस प्रोडक्ट का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये मैंने आपको क्या बताया था, हॉफमैन प्रोडक्ट, एंड इट इज ए माइनर। ठीक है बेटे, इसमें एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ये रिएक्शन इवन हो, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। इवन है ये, सिर्फ टेम्परेचर हीट दिखा दे तो भी करा देना, ये इवन एलिमेंट्स। क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन के बाद H2O रिमूव हो जाएगा। पहले भी समझाई मैंने मैकेनिज्म, इसलिए बहुत ज्यादा बेटा इसको आगे नहीं बढ़ा रहा मैं। और फिर ये CH2 से इधर इस बीटा से जिसके पास लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम है, अब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होता तो हम रीअरेंजमेंट कराते। तो यहां से क्या हो जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वही हाइड्रोजन जो पहले हम लोगों ने, पहले एसिड क्या देगा, एसिड विल गिव H, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा और उसके बाद H2O रिमूव हो जाएगा बीटा से, इस बीटा कार्बन से जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन एटम। और आप ये कह सकते हो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, तो मोर स्टेबल यहां लिख देता हूं, या ये क्या बन रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटे, अगर इसमें E1 E2 में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए, मैं, या वो लेक्चर्स देखिए E1 E2 वाले जो मैंने करा रखे हैं आपको, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिर्फ E1 में मोर स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा, और E2 वाली रिएक्शन में क्या होता था बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती थी और उसमें किसी तरीके का कोई रीअरेंजमेंट या कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती थी। और E2 रिएक्शन हमारी जो होती थी वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन से, वो भी ध्यान से देखिए,
ये हम लोगों ने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा है। पहला एसन रिएक्शन हो रही है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इवन रिएक्शन। चलिए, तो ये रिएक्शन इवन सारी। अब अगर मैं विद Al2O3 एंड हीट, ये डेल्टा का साइन जो होता है ये हीट के लिए लगाते हैं, ठीक है ना, के साथ करो, तो ये कैसी एलिमिनेशन, ये E2 एलिमिनेशन। कैसे होगी, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, तो चलिए हम लोग E2 एलिमिनेशन भी करा लेते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में E2 एलिमिनेशन किस तरीके से होती है। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, लिखा देता हूं मैं आपको। वैसे हम लोग ये लिख चुके हैं Al2O3 के साथ एक 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर लो टेम्परेचर पे एसएन ईथर बन जाएगा। अब ये ईथर की प्रिपरेशन मेथड में बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगे, एक बार आप पढ़ चुके हैं कि इससे ईथर बनता है। डाइथाइल 2 मोल लेने पड़ेंगे ईथर, और ये कैसी प्रोसेस है, एसएन रिएक्शन। इट इज ए डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूवल होता है, लेकिन ये एसएन। क्यों एसएन रिएक्शन, C2H5O नेगेटिव जो था वो न्यूक्लियोफाइल था, वो यहां से जाके इसी जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक, तो इट इज ए टाइप ऑफ एसएन रिएक्शन। और अगर हम इसको Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो ये एलिमिनेशन हो जाती है, इट इज ए E2 एलिमिनेशन। वहां इवन हो रही थी, इट इज ए एलिमिनेशन। यहां पर भी डिहाइड्रेशन तो होगा, पानी निकलेगा, इट इज ए E2 एलिमिनेशन। समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन, और अगर आप Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा। अब समस्या ये है कि यहाँ पे दो बीटा अवेलेबल है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, पर इस बीटा पे तो हाइड्रोजन ही नहीं, तो निकलेगा कहां से, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन हो रही। तो अब मजबूरी है कि हमको बीटा यहीं से निकालना पड़ेगा, जहां पर लार्ज नंबर में हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं, हमको बीटा वहीं से रिमूव करना। बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों, क्योंकि दूसरे बीटा के पास हाइड्रोजन है ही नहीं और रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो अब क्या होगा, अब हाफ मैन प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बच जाए, ये धीमे 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 OH रिमूव होगा, ये धीमे धीमे डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, और इससे धीमे 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 हाइड्रोजन रिमूव होगा। इट इज ए ट्रांजिशन स्टेट, इट इज ए ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गया,
एंड दिस इज हॉफमैन। तो ये समस्या है, ध्यान रखिएगा इस चीज। अब आप कहोगे सर अगर दूसरे बीटा पे हाइड्रोजन होता तो, अगर होता तो हमेशा हमको उसी बीटा से हाइड्रोजन निकालना चाहिए जिसके पास कम E2, E1 में तो मोर स्टेबल कार्बोटाइन बन। एक और मैं मन कर रहा है एक और आपको एग्जांपल दे दूं, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। वही जो हमने H2SO4 में एग्जांपल किया था। अगर ये हो तो इसमें एक ये बीटा है, एक ये बीटा है, और अगर मैं इसकी Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराऊं तो 100% ये प्रोडक्ट लेस नंबर वाले, जिसमें लेस नंबर में हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, उस बीटा से हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, कार्बोकैटायन बनना नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ रही? कैसे इसमें ट्रांजिशन स्टेट बना लोगे ना बेटा? टीएस ट्रांजिशन स्टेट मैंने बनाना सिखा दिया आपको। ट्रांजिशन स्टेट ध्यान से देखो। देखो बेटे, हम जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप लोग घर पे बैठ के कीजिए, बनाइए अपने आप। समझ में आता रही नहीं आ रही? ये बनता जाएगा और यहां से ये निकलता है। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है? एंटी पेरिफेरल, मतलब OH अगर इस साइड से निकलेगा तो H नीचे से, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वैसे तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो इसमें ऐसा कुछ दिखाई आपको देगा नहीं। तो इसमें स्टीरियोकेमिकली अगर हम इसको एक्टिव कर दें तभी आपको समझ में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि इस बीटा के पास हाइड्रोजन थे, तो अब कंपेयर करेंगे किसके पास ज्यादा है। तो इसके पास ज्यादा है तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इसके पास कम है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव। ठीक है भैया? तो ये जो है आपके पास एलिमिनेशन हो गई इसकी, एल्कोहल्स। और कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास बची बेटा? एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ईस्टरिफिकेशन। एल्कोहल्स की ईस्टरिफिकेशन। एल्कोहल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ईस्टरिफिकेशन में कोई भी एल्कोहल ले लो, RCH2OH, इसकी किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड। बेटे ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। जैसे मैं कराने जा रहा हूं HOCOR, ठीक है, RCOOH मैंने अपोजिट करके लिखा जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। ध्यान दीजिए, ये जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है वो एल्कोहल से H निकलेगा, और जो OH पार्ट है वो ट्रांसफर होगा एसिड से। ये याद रखिए, बच्चे गलती कर देते, वो ये कह देते हैं कि जो है एसिड तो H आयन देता नहीं। मैकेनिज्म जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि OH पार्ट एसिड से रिमूव होगा। किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा ये रिएक्शन? इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। यहां पर हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 का यूज, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 यूज कर लिए। बेटा ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखिए। क्या बन जाएगा आपके पास? RCH2OCOR, ईस्ट और वाटर रिमूव। थोड़ा सा इसमें कलाकारी कर देता हूं, आप देखिए, अच्छा लगेगा आपको।
मैं क्या काम करता हूं, एल्कोहल के ऑक्सीजन को O18 बना देता हूं, जिस पर कुछ नहीं लिखा वो नॉर्मल है O16। तो आपको दिखाई देगा कि इस ईस्टर में आपके पास O18 आ चुका है और वाटर यहाँ पर O16 वाला है। तो ये प्रूफ करता है कि जो OH पार्ट है वो कहां से निकला है, एसिड से। ठीक है, बना देते हैं बेटे। जैसे कोई एक रिएक्शन लिख लेते हैं, मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 OH प्लस HO CO CS3। The reaction is reversible in nature, takes place in the presence of any acid। यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, इसका नाम इथाइल अल्कोहल है। इसका नाम एसिटिक एसिड है। ठीक है बेटे, और ये इथाइल एसीटेट CH3 CH2O CO CS3, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, these esters have fruity smell, फ्रूटी स्मेल। तो जब ये बनना शुरू होंगे तो टेस्ट ट्यूब में से जो फ्यूम्स निकलेंगे वो आपको फ्रूटी स्मेल शो करेंगे, ईस्टर्स के पास फ्रूटी स्मेल। जरा एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लो बेटे कि हम लोग ये एक एसिड ले लेते हैं, इस एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड। और इसकी एक एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, इस एल्कोहल का नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। रिएक्शन वही है, वाटर रिमूव करना है, H2SO4 डालना है, ईस्टर बने। ध्यान देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड, मैंने बताया आपको few drops of H2SO4 will be used। एसिड OH वाला पार्ट देगा। अब मैं थोड़ा पेन चेंज करके आपको समझाता हूं। तो देखिए, एसिड OH वाला पार्ट देगा, एल्कोहल H वाला पार्ट, एसिड OH पार्ट देगा, एल्कोहल H पार्ट देगा। ठीक है बच्चों, क्या बन गए देखो, these are known as लैक्टोन्स। ये साइक्लिक ईस्टर लैक्टोन्स कहलाते हैं। वाटर का रिमूव। क्लियर बच्चों? तो ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें ईस्ट। चलिए, और किसके साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं, रिएक्शन विथ, ये भी मैं करा चुका हूं, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। HX, HX में आपका HCl HBr HI। जरा इसमें दो तीन चीजें दोबारा बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए। पहली बात, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल।
बेंजाइलिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये एसन रिएक्शन है। पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं हम लोग एसन रिएक्शन की अल्काइल हैलाइड में। और नंबर सेकंड, रिएक्टिविटी of HX towards alcohol, HI, HBr, HCl, HF लिखने की जरूरत नहीं है, यही रिएक्शंस। बेटे लिख, अगर HF आ जाए तो सबसे लास्ट में ये मैं बताया, ये रिएक्टिविटी पूछी जाएगी। एसन रिएक्शन है बेटे। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब आयनाइज होगा तो Cl निगेटिव बनाएगा, दैट विल बी ए वीक बेस। इस तरीके से HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनाइज होगा, Br निगेटिव बनाएगा, दैट विल बी ए वीक बेस, कॉन्जुगेट बेस। HI है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनाइज होगा, I निगेटिव बनाएगा, I निगेटिव इज ए वीक बेस। तो जब वीक बेस इनिशिएट करेंगे तो रिएक्शन SN1 के थ्रू प्रोसीड होगा। अब समस्या ये है कि अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो वो SN बन जाने की कोशिश करेगा नहीं, इसलिए HCl के साथ टर्बिडिटी मिलती ही नहीं, फॉर्म ही नहीं, और वो SN2 की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो अगर सेकेंडरी, टर्शरी या बेंजाइलिक एल्कोहल्स हैं तो वो आसानी से जो है SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, क्योंकि SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल्स का ऐसा केस है जहां पे वो SN2 रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। बाद बाकी जो है सेकेंडरी में भी मेनली SN1 होगी, थोड़ी सी SN2 की तरफ जा सकती है। टर्शरी 100% SN1 होगी, बेंजाइलिक 100% SN1। तो रिएक्शन यहाँ SN रिएक्शन हो रही। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। Reaction takes place with HX and a catalyst, anhydrous ZnCl2, and the process is known as grooves process। इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस, HCl के साथ जब एनहाइड्रस ZnCl2 की रिएक्शन कराते हैं तो उसको ल्यूकास रिएजेंट, वो भी बताऊंगा आगे बढ़। देखिए, मान लीजिए कि हम लोगों ने यहां कोई एक रिएक्शन कराई, और मैं HBr के साथ रिएक्शन करा। सबसे पहले प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव, रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन। एसिड बेस रिएक्शन है, बहुत फास्ट होगा ये स्टेप। OH2 पॉजिटिव बेटर लीविंग ग्रुप बन जाएगा बेटा। OH स्ट्रॉन्ग बेस था, वो पुअर लीविंग ग्रुप था, आराम से नहीं निकल सकता, इसीलिए प्रोटोनेशन हुआ, H2O बन गया। H2O वीक बेस है, बेटर लीविंग, आसानी से यहां से निकल जाए। अगर आसानी से यहां से निकल जाएगा -H2O, और ये हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। SN1 रिएक्शन की पहली शर्त पूरी हो। अब HBr का H पॉजिटिव तो यहां लग गया था, तो बचा क्या? Br निगेटिव। HBr एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका जो कॉन्जुगेट, सॉरी, HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा Br निगेटिव, वो एक वीक बेस होगा, और SN1 रिएक्शंस वीक बेस की प्रेजेंस में प्रोसीड कर जाती, तो आसानी से हो जाए। अब यहाँ Br निगेटिव
अटैक करेगा एंड वी विल गेट द एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट जो HCl के साथ एनहाइड्राइड Cl2 के प्रेजेंस में होता है, वो हम लोग एल्काइल हैलाइड्स में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग जो है उसको दोबारा से यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे कि ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में एनहाइड्राइड Cl2 और HCl के साथ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल्स 30 मिनट स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ही रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट जल्दी नहीं करते। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट्स के बाद रिएक्ट करते हैं और टर्शरी अल्कोहल इमीडिएट रिएक्शन करते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन का एक अच्छा टेस्ट है। क्या और कोई भी तरीका है जिससे कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? हाँ, देयर इज आल्सो ए वेरी गुड टेस्ट नोन एज विक्टर मेयर टेस्ट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट। चलिए, टेस्ट distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखिए कैसे टेस्ट क्या है। देखिए, नंबर फर्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसकी बेटे P+I2, PI3 स्टेबल नहीं होता, तो PI3 बनाने के लिए P+I2 फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, तुरंत ही रिएक्शन हो जाती है। जैसे PCl3 की हुई थी वैसे इसकी हो जाती है, RCH2I बन जाती है। बेटा KNO2 के साथ, सॉरी AgNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, AgNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। कराइए, दो रिएक्शन थी, एक KNO2 एक AgNO2। KNO2 एक आयनिक स्पीसीज है, इसलिए नाइट्राइट्स बनेंगे, ONO ज्वाइन होगा। लेकिन AgNO2 एक कोवेलेंट स्पीसीज है, ये मैंने बताया था आपको, और यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन एटम का अटैक करेगा, वही न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, और ये हमारे पास RCH2NO2 आ जाए। उसके बाद इसकी रिएक्शन HNO2 से कर, ठीक है ना? क्या बन जाएगा? देखिए, O डबल बॉन्ड NOH, ध्यान दीजिएगा इसको, HNO2 लिखा है ये मैंने। हमारे पास NO2 के बगल वाले अल्फा कार्बन पर दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं, तो ये जो दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं, ये H2O लेके निकल जाए, तो -H2O होगी। क्या बचा? जो बचा वो लिख दो बेटा, RC सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये बना नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड, इस नाइट्रोलिक एसिड की
NaOH के साथ डाइल्यूट ही डालेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, यू विल गेट ए डाई विच हैज ब्लड रेड कलर। एक ब्लड रेड कलर की आपको डाई मिल जाएगी। तो यहां पर आपको रेड कलर आर, और ये अल्कोहल कौन सा है? प्राइमरी एल्कोहल, याद रखिए। सेकंड, अगर मैं सेकंड देखूं तो ध्यान से देखिएगा, मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहा हूं। आर CHOH आर किसके साथ कर रहा हूं? पहले P+I2 के साथ, आर CHI आर AgNO2 के साथ, आर CHNO2 आर, फिर किसके साथ? HNO2। अब यहां NO2 के बगल में जो अल्फा कार्बन है उस पर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, इसलिए HONO ऐसे लिखना। क्या बन जाएगा? H2O रिमूव करना है मेरे बच्चे, क्या बन जाएगा? आर सी, ऊपर NO2 लिख देता हूं, नीचे आपको लिख के दिखाता हूं क्या बना। N डबल बॉन्ड O, इसका नाम है स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल। इस स्यूडो नाइट्रोल की डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, यू विल गेट ब्लू कलर डाई। एक ब्लू कलर डाई मिले, किसके साथ? सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। क्या मिल रहा है? बी फॉर ब्लू कलर। अच्छा, टर्शरी अल्कोहल करता हूं, टर्शरी अल्कोहल के साथ कराइए। पहले P+I2, उसकी किसके साथ करानी है? AgNO2 के साथ, फिर किसके साथ करानी है? HNO2। ध्यान दो, NO2 के बगल में जो अल्फा कार्बन है उस पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन न होने के कारण रिएक्शन ही नहीं, लिख देंगे नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन ही नहीं बनी तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर ही कहां पाएंगे? आप डाइल्यूट NaOH डालो, कुछ भी नहीं हो, इसका मतलब द सॉल्यूशन विल बी कलरलेस, कोई डाई फॉर्मेशन नहीं। और इस कलरलेस को मैं C लिख दूं। अब जरा ध्यान से देखिए, आई एम टेकिंग ए हाइलाइटर, ये क्या है? आर प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर, आर सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर, बी टर्शरी अल्कोहल कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा, C। इसलिए मैं इस टेस्ट को RBC टेस्ट करता हूं। फॉर ए ट्रिक आप इसको याद कर सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है,
R, B, C. Red, blue colors. Red for primary, blue for secondary, C for tertiary. ठीक है, ये ल्यूकास रिएजेंट और वेक्टर मेयर टेस्ट हमारे ये दो टेस्ट थे जिनसे कि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको मैंने टेस्ट सारे लिखा था। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर अल्कोहल्स में आप देखें तो इनको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे क्लोरीन, मतलब हेलोजेंस, ऑक्सीडाइज कर सकते एक स्तर तक। लेकिन अगर इनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो बेटा आपको डायरेक्टली एसिड। तो पहला तो मैं वही करा विद K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के साथ मैं रिएक्शन कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, CH3CH2OH। और अगर मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूं इसकी K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम, तो पहले तो ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा CH3CHO। ये इथाइल अल्कोहल था, ये एसिटल्डिहाइड बना जो तुरंत ही रुकेगा नहीं यहाँ रिएक्शन, तुरंत ही फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी एसिटिक एसिड। तो जो लास्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं। बात समझ में आ रही? होगा क्या यहां पर, Cr2O7 2 negative will be converted into Cr3 positive. Cr2O7 2 negative orange color, Cr3 positive green color. This test is widely used for drunken drives. A policeman can charge you by taking this test. उनके पास एक बोतल में K2Cr2O7 का सॉल्यूशन होता है और अगर ड्रंकन आदमी से उसमें फूंक मरवाई जाए तो विद द वेपर्स अल्कोहल विल कम आउट एंड दिस विल गिव ए पॉजिटिव टेस्ट। इसमें एक ही गड़बड़ है कि इफ एनीवन हैज ड्रंकन द कफ सिरप देन आल्सो द टेस्ट विल बी पॉजिटिव। इसीलिए कफ सिरप भी पीने के बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये जो है मतलब पुलिसमैन कैन चार्ज। तो दिस टेस्ट is used by policemen to charge for drunk and drive। ये ध्यान रखो। अच्छा, अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनाने, मैं एसिड तक नहीं ले जाना चाहता तो यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो यहां लिख देता हूं, बाय यूजिंग माइल्ड oxidizing agents
like PCC, pyridinium chlorochromate, PDC, pyridinium dichromate, Jones reagent, Collins reagent, DMSO, etc. We can stop the oxidation process up to carbonyl compound, aldehydes and ketones. तो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, और अगर आपके पास PCC हो, PDC हो, जॉन्स रिएजेंट हो, उनकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो RCHO एल्डिहाइड का या सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन का वो रिएक्शन रुक जाएगी। बेटा these are the properties of the alcohols which I described. अगले पार्ट में मैं आपको फिनॉल की तरफ ले चलूंगा। ईथर्स की बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत बची हैं, वो हम लोग जो है ईथर में साइड में पढ़ लेंगे। बाद बाकी अब तक जो भी रिएक्शन ईथर्स की पढ़ते आ रहे हैं वो ध्यान रखिए। रिएक्शंस में हमेशा ये बात ध्यान रखिए मेरे बच्चों कि रिएक्शन कभी भी एक अकेली नहीं होती। जैसे हमने अभी ये PCC, PDC, जॉन्स रिएजेंट पढ़ा, ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़े। तो रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन किसी की प्रॉपर्टी है तो वही दूसरे की प्रिपरेशन मेथड, तो ये कंबाइंड ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल तक की रिएक्शन पढ़ चुके हैं और आप लोग, तो आपने देखा होगा कई सारी रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि जो एक की प्रिपरेशन है वही दूसरे की प्रॉपर्टी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट, ठीक है।